हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है। तो सिकंदर का जो आक्रमण भारत पर हुआ था उसके बारे में किस ग्रंथ में चर्चा की गई है। तो ये एरियन नाम का जो ग्रंथ है, मतलब एरियन जो लिखा था ग्रंथ, तो एरियन ने सिकंदर के आक्रमण के बारे में अपने ग्रंथों में लिखा था। नेक्स्ट है, आधुनिक कंधार नगर की स्थापना किया था। तो आधुनिक कंधार नगर की स्थापना सिकंदर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। कह रहा मौर्य वंश जो भारत में शासन कर रहे थे तो उसके इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विदेशी विवरण कौन सा है। तो ये मेगास्थनीय थे और इसके द्वारा लिखा गया था, इंडिका बुक लिखी गई थी और उस इंडिका बुक में मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। और मेगास्थनीय जो थे ये चीन की विदेश यात्री थे। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था ये चंद्रगुप्त मौर्य था, जो चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासन का अंत किया था, धनानंद को हराया था और नंद वंश के जगह पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त किया था और संस्कृत का ये सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला, और तक्षशिला के वो एक शिक्षक थे चाणक्य। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे। तो चंद्रगुप्त के शिक्षक का नाम था चाणक्य। इसे कौटिल्य भी कहा गया है और इसके द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, राजा बनने से पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था। तो राजा बनने से पहले चंद्रगुप्त का जो पहला अभियान था वह मगध के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा बनने से पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था। तो राजा बनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जो पहला सफल अभियान था वो किस राज्य के विरुद्ध था और इस युद्ध में उसने किसे पराजित किया था। तो पंजाब राज्य के विरुद्ध था, पंजाब व सिंध राज्य के विरुद्ध था और यूनानियों को उसने हराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यूनानियों को उसने हराया था। नेक्स्ट है, किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया था। तो धनानंद के। तो धनानंद जो थे नंद वंश के अंतिम शासक थे और उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से हराया था और हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मगध के गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक चाणक्य के द्वारा किया गया था और चाणक्य खुद प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है, बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो बिंदुसार मगध की गद्दी पर 298 ईस्वी पूर्व में बैठा था, जो चंद्रगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं। तो जैन ग्रंथ जो है बिंदुसार को सिंह सैन के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है, बिंदुसार के राज दरबार में आने वाला मिस्र के सम्राट टॉलमी द्वितीय फिडाल्फस का राजदूत कौन था। तो बिंदुसार के राज दरबार में आने वाला जो मिस्र के सम्राट टॉलमी द्वितीय फिडाल्फस का जो राजदूत था वो डायोनियस था। याद रखेंगे, डायोनियस था। नेक्स्ट है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के सम्राट एंटीओकस प्रथम, यानी बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के सम्राट था
एंटीओकस प्रथम का राजदूत कौन था? तो सीरिया के जो सम्राट थे एंटीओकस, उसके द्वारा एक राजदूत भेजा गया था और वो था डायमेकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कंफ्यूजन पैदा होता है डायनोसियस और डायमेकस से। और ये कहाँ कहाँ के सम्राट ने भेजा था राजदूत बना करके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने सीरिया सम्राट से क्या मांगा था? तो बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट से मांगा था, डिमांड किया था, मीठी मदिरा भेजने का, सूखी अंजीर और दार्शनिक, ये 3 चीजों का डिमांड किया था। नेक्स्ट है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, यानी आजीवक धर्म को वो मानते थे। नेक्स्ट है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। नेक्स्ट है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो अशोक जो थे मौर्य साम्राज्य के सबसे योग्य शासक थे और ये मगध के गद्दी पर 269 ईस्वी पूर्व में आसीन हुआ था या बैठा था। नेक्स्ट है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, सिंघली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? तो सिंघली ग्रंथ जो दीपवंश है उसमें अशोक को प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में, यानी गैर मौर्यकालीन का मतलब होता है जो मौर्य काल से जुड़े हुए नहीं थे, किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो ये रुद्रदामन प्रथम का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें इसका नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो अशोक के समय जनसाधारण की भाषा पाली भाषा थी, पाली भाषा थी। नेक्स्ट, अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया है? तो अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया है? तो ब्राह्मणी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है, कौन बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो कौन से बौद्ध भिक्षु थे जो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो ये उपगुप्त नाम का जो बौद्ध भिक्षु थे इसने ही उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और ये मथुरा के रहने वाले थे, यानी उपगुप्त जो थे ये मथुरा के रहने वाले थे। और मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित एक तीर्थ स्थल है जो भगवान कृष्ण के जन्म स्थान से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा पर गया था? जब अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का अंगीकार किया गया यानी ग्रहण किया गया तो उसके बाद सर्वप्रथम जो यात्रा पे गया था वो बौद्ध गया की यात्रा पर गया था। नेक्स्ट, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहदत्त जो था वो अंतिम मौर्य शासक था। तो मौर्य वंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम था बृहदत्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख को क्या कहा जाता है? तो अशोक के शिलालेख को शासनादेश या राज्य देश कहा जाता है, यानी शासन का आदेश या राज्य का आदेश अशोक के शिलालेख को कहा जाता है। यानी राजा का जो आदेश होता था वो शिलालेख पर लिख दिए जाते थे और शिलालेख को चौराहे पर लगा दिए जाते थे ताकि आने जाने वाले जनता को ये दिखाई दे और वो पढ़ करके समझ सके कि राजा का क्या आदेश हुआ है। और राजा का आदेश आम आदमी को पालन करना होता था, कंपल्सरी था। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? तो अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है, स्तंभलेख, गुहालेख और शिलालेख। याद रखेंगे, स्तंभलेख, गुहालेख और शिलालेख, ये 3 लेख थे। स्तंभलेख, गुहालेख और शिलालेख 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।